Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Maqsood and we are going to start Kaplan Kid practice. The first area we are going to target is business transactions and documentation. So it's objective test questions. Number 1, cash or credit. Let's solve it together. Given below are a number of transactions. For each transaction, tick the relevant box to indicate whether it is cash transaction or a credit transaction. तो हमारे पास ये फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस हैं, हमने इसमें से डिस्टिंग्विश करना है कौन सी कैश ट्रांसैक्शन है और कौन सी क्रेडिट ट्रांसैक्शन है। तो ए है हमारे पास receipts of goods worth $140.59 from a supplier together with an invoice for that amount. Okay, आपने गुड्स रिसीव की हैं $140.59 की एक सप्लायर से और उसके साथ आपको इनवॉइस रिसीव हुई है। जब हमने परचेज साइकिल और सेल साइकिल स्टडी किया था तो उसमें हमने इनवॉइस भी स्टडी की थी। ठीक है, हमने देखा था किस तरह से परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस और किस टाइमिंग पे क्रिएट होती है। तो हमने ये कहा था कि इनवॉइस कब क्रिएट होगी, क्रेडिट ट्रांसैक्शन में। जो परचेज साइकिल होगा वो एक क्रेडिट ट्रांसैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जो सेल साइकिल है वो एक क्रेडिट ट्रांसैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जो इनवॉइस है वो क्रेडिट ट्रांसैक्शन में ही आपको नजर आएगी, कैश ट्रांसैक्शन में आपको इनवॉइस नजर नहीं आएगी। कैश ट्रांसैक्शन में इंस्टेंटली ही पेमेंट हो जाती है, उसी वक्त पेमेंट हो जाती है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसैक्शन में डिले पेमेंट होती है, तभी तो इनवॉइस की जरूरत पेश आती है कि हम आपको इनवॉइस भेज रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद आप हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दें। तो क्रेडिट ट्रांसैक्शन में डिले पेमेंट होती है, कैश ट्रांसैक्शन में इंस्टेंटली पेमेंट होती है। ठीक है, चाहे आप किसी से बोरो करके उसी वक्त पेमेंट कर दें, अगर आपने सप्लायर को उसी वक्त पेमेंट कर दिया है, अगर किसी से बोरो करके भी वो पेमेंट की है तो वो कैश ट्रांसैक्शन हुई है। लेकिन अगर आप उसको डिले पेमेंट कर रहे हैं और अपनी पर्सनल अमाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांसैक्शन है। सो फर्स्ट वन इज ओवर, इनवॉइस जहां पर आ रही है वो क्रेडिट ट्रांसैक्शन है। पेमेंट ऑफ $278.50 बाय चेक फॉर अ परचेज एट द टिल। टिल क्या होता है, कैश पॉइंट होता है सुपरमार्केट्स में जहां पे आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को आप कहते हैं ये टिल है। और वहां पे आप अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आप चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पर आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हैं इंस्टेंटली एट द पॉइंट ऑफ टील, तो वो क्या होगी, कैश ट्रांसैक्शन। रिसीट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ $15 फॉर गुड्स। अच्छा जी, अगर मेंशन नहीं है कि क्रेडिट है या कैश है, अगर आपको सिर्फ बताया गया कि आपको एक रिसीट पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो क्या होगी, कैश आपने ज्यूम कर लेना है। सेंडिंग ऑफ एन इनवॉइस फॉर $135 to the payer of the deposit for the remaining value of the goods। आपने एक इनवॉइस सेंड किया, अगेन इनवॉइस आगे, जहां पे इनवॉइस होगी वो कौन सी ट्रांसैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांसैक्शन होगी। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू पार्शली आपने पेमेंट कर दी थी, पार्शली जो है पार्शली आपने इनवॉइस की, सेंडिंग ऑफ एन इनवॉइस फॉर $135 टू द पेयर। ओके, पेयर को आपने जो है उसके अगेंस्ट पेमेंट की है ऑफ द डिपॉजिट फॉर द रिमेनिंग वैल्यू के अगेंस्ट। ठीक है, पार्शली हो गई थी, पार्शली अब हो रही है। अगेन इनवॉइस आई है तो आपकी ये क्रेडिट ट्रांसैक्शन होगी। सेल ऑफ गुड्स फॉर 114.83। ओके, पेमेंट रिसीव्ड बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी को पेमेंट रिसीव हुई है, किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई हो, अगर इंस्टेंटली पेमेंट हुई है तो वो कैश ट्रांसैक्शन है। आपको कुछ नहीं बताया गया इसमें यहाँ पे कि इनवॉइस इन्वॉल्व है या नहीं, तो आप इन्वॉल्व ज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश ट्रांसैक्शन है। ठीक है, so this was our objective test question number 1, cash or credit। ओके जी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने देखने हैं।
Fill in the boxes to give the names of the various documents used at the following stage of the process of purchasing goods by means of cash or credit. चाहे कैश के थ्रू या क्रेडिट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने परचेज कर रहे हैं, तो उसके परचेजिंग साइकिल को माइंड में लेकर आए और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक दफा परचेज साइकिल और सेल साइकिल को गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम आप इसको देखते हैं। रिक्वेस्ट टू सप्लायर टू सप्लाई गुड्स, ओके। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं सप्लायर से कि वो सप्लाई करे गुड्स को, तो कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है? ऑर्डर डॉक्यूमेंट। आप ऑर्डर कर रहे हैं ना, परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, आप सप्लायर को कहते हैं कि हमें गुड्स चाहिए, हमें भिजवाएं, ठीक है। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे? परचेज ऑर्डर, ठीक है। नोटिफिकेशन बाय सप्लायर ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी पेड फॉर द गुड्स, ओके। आप नोटिफाई कर रहे हैं सप्लायर को, नोटिफिकेशन बाय सप्लायर, आपको सप्लायर से नोटिफिकेशन आई है कि आप पेमेंट करें जो गुड्स आपने रिसीव कर ली हैं, ड्यू टू बी पेड, ठीक है। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट हमें हाईलाइट हो रहा है? नोटिफिकेशन। अमाउंट के बारे में कौन नोटिफाई कर रहा होता है? इनवॉइस, ठीक है। सो जो इनवॉइस होगी हमारे लिए परचेज इनवॉइस होगी, सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस होगी। तो ये इनवॉइस का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए इंडिकेट कर रहा होता है कि पेमेंट करें, ठीक है। नोटिफिकेशन बाय परचेजर टू द सप्लायर, ओके, ऑफ द अमाउंट इनक्लोज्ड एज पेमेंट। आपने पेमेंट के साथ एक नोटिफिकेशन, एक डॉक्यूमेंट सेंड किया है। तो हमने पढ़ा था रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस क्या थी? हमने कहा था रेमिटेंस एडवाइस पेमेंट के साथ जो है सप्लायर को भिजवाई जाती है और बताया जाता है कि ये पेमेंट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है। लाइक हमने नंबर 1 हम सिंपल कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3। हमने जो है 3 इनवॉइसेस हमें सप्लायर ने भेजी हैं और हम अब पेमेंट कर रहे हैं। तो हम बताएंगे ये इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट पेमेंट है, ठीक है, रेमिटेंस एडवाइस में। ये इनवॉइस नंबर 2 के या इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट पेमेंट है। इनवॉइस नंबर मेंशन किया जाता है, पूरी डिटेल बताई जाती है ये पेमेंट किस से रिलेटेड है, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ एन अमाउंट ड्यू टू अ सप्लायर, तो ये क्या होता है जी? ये क्रेडिट नोट होता है। जब भी आप जो है इनवॉइस की अमाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न हो रही हैं, तो उस वक्त जो आप डॉक्यूमेंट यूज करते हैं दैट इज क्रेडिट नोट। रिकॉर्ड ऑफ अ कैश सेल गिवन टू अ कस्टमर, ओके। कैश सेल हुई है तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? तो रिसीट का डॉक्यूमेंट होता है। जो भी रिसीट होगी फॉलोइंग आपको टिल से मिलेगी। आप स्टोर से शॉपिंग करके आते हैं तो उसके साथ आपको एक रिसीट मिलती है जिसमें नीचे लिखा होता है कि आपने इतनी शॉपिंग की है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, प्राइस है। सो जो भी डॉक्यूमेंट होगा रिसीट का वो आपके लिए रिकॉर्ड के तौर पे यूज होगा, ठीक है। ओके, सो डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं। अच्छा, आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस की तरह नहीं आएगा, आपको सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, उनमें से आपने वन जो बेस्ट होगी ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आपको किट में दिए हुए हैं ये सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दिए गए हैं ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, फिलिंग दी ब्लैंक्स हो गए या टिक करें या इसमें से जो है बेस्ट राइट डाउन करें जो ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। fill in the blanks in the following sentences, okay, which explains the difference between a debit note and a credit note। क्रेडिट नोट कब जनरेट होता है? सेल्स रिटर्न पे, ठीक है। और डेबिट नोट कब? हम उसी डॉक्यूमेंट को जो बायर के पास होगा हम उसको कहेंगे परचेज रिटर्न पे, ठीक है। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न पे, पर डेबिट नोट परचेज रिटर्न पे। अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द, कौन प्रोड्यूस करता है? सेल्स रिटर्न में सेलर प्रोड्यूस करता है। एंड सेंड टू द, किसको भेजेगा? बायर को भेजेगा, सेकंड पार्टी बायर ही होगी। विच कैंसल ऑल और पार्ट ऑफ अ इनवॉइस, जब भी आप इनवॉइस की अमाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस वक्त जो नोट जनरेट होगा वो क्रेडिट नोट होगा। अ डेबिट नोट ऑन द अदर हैंड इज रेज्ड बाय द, रिवर्स कर लेते हैं, बायर
and send to the seller requesting a credit note. अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट नोट क्यों आया? कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, डेबिट नोट सेंड करते हैं बायर को, ठीक है, कि ये हम आपको डेबिट नोट सेंड कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से आप परचेजेस रिटर्न समझें, ठीक है। अब आप हमें क्रेडिट नोट उसको कंसीडर करें या उसको वो हमारे अगेंस्ट सेंड करें, ताकि इनवॉइस की अमाउंट को कैंसिल किया जाए। इनवॉइस की अमाउंट को कैंसिल करने का राइट किसके पास होगा? सेलर के पास होगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस जनरेट कौन कर रहा है? सेलर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब बायर चाहेगा कि हमने परचेज रिटर्न करनी है, हम डेबिट जो है नोट जनरेट कर सकते हैं, तो हम इनवॉइस की अमाउंट को कैंसिल नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट करेंगे सेलर से, ठीक है, जो मेकर है, जो मैन्युफैक्चरर है, कह लें कि क्रेडिट नोट का, कि आप जो है क्रेडिट नोट की अमाउंट को डिडक्ट करें या रिड्यूस करें, ताकि हम डेबिट नोट जो है उसको, डेबिट नोट जो है एक रिक्वेस्ट होती है सेलर से कि आप क्रेडिट नोट जनरेट करें, ताकि इनवॉइस की अमाउंट को जो है कम किया जा सके। ठीक हो गया? तो ये थे कुछ आपके तीन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखने लगे हैं डबल एंट्री का एरिया। डबल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप एरिया करें किट का, उससे रिलेटेड पहले आप लेक्चर सुन लें, उसके बाद जो है आप उसका किट का एरिया जो है उसको प्रैक्टिस करें। लेक्चर्स जो है इनके के सारे अपलोड हैं, और ये किट के क्वेश्चंस के साथ जो है मैं लिंक कर दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में, कि कौन से जो एरियाज हैं वो किस किस लेक्चर से लिंक कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से जो है वो लेक्चर सुने और नीचे कमेंट एरिया पे आके उनकी किट की प्रैक्टिस कर सकें। डबल एंट्री बुक कीपिंग, ओके। Fill in the gaps to identify the following terms, and dash is a resource. Okay, मैंने रिसोर्स से आइडेंटिफाई किया है, किसकी डेफिनेशन हो रही है? एसेट की हो रही है, ठीक है। An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events or transactions या ट्रांसैक्शन करने, transaction from which it is probable, probable mean more than 50% chances हो जहाँ पर, from which it is probable that future economic benefits will be flow to the entity, ठीक है, flow to entity। तो ये क्या किया हमने? एसेट की डेफिनेशन को रिवाइज किया। A dash is an amount, okay, owed by the business to another business or individual, okay। एक ऐसी अमाउंट जो बिजनेस जो है किसी और बिजनेस को ओ कर रहा है या किसी और इंडिविजुअल का। तो ऊपर हमारे पास थी एसेट, तो यहाँ पर हमारे पास होगी लाइबिलिटी, ठीक है। A liability is an amount owed by the business to another business। हम जो लाइबिलिटी होती है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ओ कर रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड अ डैश एंड अमाउंट owed to the business of goods or services which have yet to be paid for। Example include a loan, okay, and amount to the supplier of goods or services which have yet to be paid for, okay। सी है हमारे पास, डैश इज एन एसेट कंप्राइजिंग गुड्स परचेज फॉर रीसेल। रीसेल पर्पस के लिए गुड्स, कौन सा एसेट है जो खरीदा जाता है? वो एसेट जो खरीदा ही इस नियत से जाए कि उसको बेच दिया जाएगा, वो क्या होता है? इन्वेंट्री। इसके अलावा और कोई ऐसा एसेट नहीं होता जो बाय ही इंटेंशन से किया जाए कि उसको सेल कर दिया जाएगा। इन्वेंट्री जब आप परचेज करते हैं, कोई भी आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि मैं इसे बाद में रीसेल कर दूंगा, तो वो क्या है? आपकी इन्वेंट्री है। कंपोनेंट्स फॉर इंक्लूजन इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होगा। एंड फिनिश, अच्छा हमने जब इन्वेंट्री देखी थी तो हमने कहा था दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल लेंगे, उनके ऊपर ओवरहेड्स जो है काम होगा और फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स को आगे सेल किया जाएगा। ट्रेडिंग बिजनेस जो होंगे, बाय वन हैंड दे विल बाय द प्रोडक्ट एंड ऑन अदर हैंड दे विल सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि पैकिंग करें सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ काम ना करें। तो ट्रेडिंग का बिजनेस जो होगा वो इस तरह से चलेगा।
रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स तक जितना भी ये एक्सपेंस हो रहा है कि सारा के सारा ये इन्वेंट्री में काउंट पर होगा, ठीक है। या अगर आप सिर्फ बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो जो इसकी कॉस्ट है ये भी इन्वेंट्री होगी। डैश इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर, ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो बिजनेस ने ओनर को देनी है? ओनर ने बिजनेस को क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है ना, कैपिटल दिया हुआ है। जो लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उसने ओनर को रिटर्न करना है। पर जब तक बिजनेस रनिंग कंडीशन में होता है, बिजनेस गोइंग कंसर्न पे होता है, तब तक ये रिटर्न नहीं होता, बिजनेस में ही रहता है। डैश इज द टर्म विच रेफर्स टू अमाउंट्स टेकन आउट ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर। ओके, बिजनेस कौन सी अमाउंट है जिसको टेकन आउट बाय द ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर। ओके, ओनर कौन सी अमाउंट है जो बिजनेस में से लेता है फॉर पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज द टर्म विच रेफर्स टू द अमाउंट टेकन आउट, बाहर किस अमाउंट को निकालता है? ड्राइंग्स को निकालता है ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर बिजनेस में से ड्राइंग्स जो होता है वो टेक आउट करता है, ठीक है। सो ये थे आपके डबल एंट्री। क्लासिफाइंग ट्रांसैक्शंस एंड बैलेंसेस। ओके, fill in the boxes to identify whether the terms are assets, liabilities, expenses और income। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। कैपिटल की बात नहीं हो रही, ठीक है। गुड स्टोर इन द वेयर हाउस अवेटिंग रीसेल। रीसेल पे हमने अभी पढ़ा है, जो होता है वो एसेट हमारे पास, वो इन्वेंट्री होती है, तो एसेट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए एक्सपेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इनकम है हमारे पास, सेल्स हमारी इनकम है। अमाउंट्स ओइंग फ्रॉम अ कस्टमर, ओके, कस्टमर से हमें अमाउंट रिसीव होनी है, तो ये हमारे रिसीवेबल्स है। और रिसीवेबल्स हमारे क्या होते हैं? एसेट। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट अगर आप फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए पे कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। कैश पेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर, जो ओनर है वो बिजनेस में जब कैश पे करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैश पेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर, ये तो कैपिटल है। आई थिंक इट्स कैपिटल। कैश पेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर जब भी बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल होगा, बट जहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई पर ये कैपिटल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अमाउंट ओड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को आपने पेमेंट करनी है, कस्टमर से लेनी है तो वो रिसीवेबल, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है तो वो क्या है? पेएबल्स। पेएबल्स आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। कैश हेल्ड इन द टिल, ओके, ये अभी बात हुई थी कि कैश फंड जो होता है सुपरमार्केट्स में जहां पर आप पेमेंट करते हैं, वहां पे एक आपने देखा होगा छोटा सा बॉक्स होता है, वहां पे वो चेंज रख रहे होते हैं, उसे टिल बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। जहां से वो निकाल के आपको चेंज देते हैं अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट की है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर कैश रखा हुआ है तो वो क्या है? वो आपका एसेट है, और क्या है? आपका बिजनेस है, आप जहां मर्जी पैसे रखें। मशीनरी परचेज फॉर यूज इन द फैक्ट्री, आपने मशीनरी परचेज की है, यूजेज के लिए परचेज किया कि बिजनेस में वो आपकी फैक्ट्री में यूज होगी, तो वो एसेट है। रेंट रिसीव्ड फॉर सब लेटिंग पार्ट ऑफ द फैक्ट्री प्रेमिसेस, ओके, आपने फैक्ट्री का कुछ हिस्सा था उसको सबलेट कर दिया, ठीक है, आगे उसको रेंट आउट कर दिया, कि आपने उसको रेंट पे दे दिया कुछ हिस्सा ना, कि यहाँ पर ये एरिया खाली है, इस पे कोई और बिजनेस जो है अपना ऑफिस बना ले, उससे आपको जो है रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव क्या होता है? आपको फिर इनकम होगी आपकी। कैश इज ना बिजनेस बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं बिजनेस के, वो एसेट है।
accounting equation. Okay. Use the boxes below the accounting equation to show the amounts in each category in which the transactions would be recorded and what the business owns and owes cumulatively after each transactions. Okay. अच्छा, ये जो है ना आपने ट्रांसैक्शंस जो है ना ये यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, सही है। तो हमारे पास है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल करके लाइबिलिटीज भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी कर सकते हैं। इन्होंने फर्दर रीअरेंज किया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग्स माइनस किया है। कैपिटल में ही प्रॉफिट जाता है ना अल्टीमेटली, जो भी आप कमा रहे हैं बिजनेस में, आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो जाएगा कैपिटल में ऐड होगा, और ड्राइंग्स में से जो होंगी वो कैपिटल में से ही ओनर जो है वो निकालता है। सो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये उसी की अकाउंटिंग इक्वेशन की ही एक्सटेंशन की हुई है उन्होंने। बिल स्मिथ स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस बाय पुटिंग 10,000 इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो हमारे पास ना, हम इसको ना जो है फर्दर जो है इसकी टैब्स ओपन करेंगे बैंक में। पैसे जो है एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे एसेट के अंडर, ठीक है। और बैंक में कितने पैसे उसने सबमिट करवाए हैं जी, उसने डिपॉजिट करवाए हैं $10,000। और उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दूसरी तरफ आपका कैपिटल जो है वो स्टार्ट हुआ है। सो 10,000 से बैंक अकाउंट बढ़ गया, दूसरी तरफ 10,000 से कैपिटल बढ़ गया। यहीं भी लिख लेते हैं 10,000 10,000, ठीक है। ऐड हो रहे हैं दोनों तरफ, कैपिटल और अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल आ गई है। अब बैंक लेंड्स द बिजनेस अ फर्दर 5,000। ओके, 5,000 का बिजनेस ने बैंक को लोन दिया है, तो एसेट बढ़ा, तो बैंक अकाउंट में 5,000 बढ़ के जी 5,000 आ गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे लाइबिलिटीज में 5,000 ऐड हो गए। यहाँ भी कर लेते हैं, 5,000 यहाँ ऐड हो गए और लाइबिलिटीज में 5,000 ऐड हो गया। बिल पेज अ डिलीवरी वैन फॉर 6,000। बिल ने एक डिलीवरी वैन के अगेंस्ट पेमेंट की है 6,000। एक डिलीवरी वैन उसने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है। तो जो वैन है ये एसेट है। हम यहाँ पर ना एक और टैब ओपन कर लेंगे वैन की, और यहाँ पर वैन आ जाएगी कितने से, 6,000 से। और पैसे कहाँ से गए हैं, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट में से 6,000 माइनस हो जाएंगे। 10,000 ऐड हुआ, 5,000 ऐड हुआ और 6,000 अब जाना भी तो है ना, तो 6,000 चला गया, पर उसके अगेंस्ट वैन आ गई 6,000 की। सो प्लस माइनस 6,000 प्लस 6,000, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो अकाउंट इक्वेशन फिर इसके बाद इक्वल आ गई। बिल buys inventory for 2,500 by writing out a business check। ओके, मैं यहाँ पे आई लिख रही हूँ, ये यहाँ पे देख लीजिएगा। इन्वेंट्री हमने एक नई टैब ओपन कर ली है। सो इन्वेंट्री कितने की आपने बाई की है, 2,500 की, ठीक है। सो 2,500 की आपकी इन्वेंट्री आई है, और पेमेंट कैसे किया, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो -2,500। -2,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, अकाउंट इक्वेशन फिर आपकी इक्वल होगी। सो यहाँ भी -2,500 प्लस 2,500 ऐसे साइड पे ही। All the inventory sold for 4,000, the money is paid direct into the business bank account। Okay, अब क्या करेंगे, अच्छा जी, ये थोड़ा सा देखते हैं। सारी की सारी इन्वेंट्री जो है वो सेल कर दी है। इन्वेंट्री थी कितने की, 2,500 की थी, सही है। और आपने सेल की है 4,000 की, तो यहाँ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वैसे तो आप देख के भी निकाल सकते हैं। सेल कितने की हुई है, 4,000 की। परचेज आपने कितने की है, 2,500 की। प्रॉफिट कितने का आ गया, 1,500 का। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इस ट्रांसेक्शन को आप रिकॉर्ड इस तरह करेंगे कि आपके पास जो है इन्वेंट्री जा रही है 2,500, तो 2,500 जो आपने यहाँ इन्वेंट्री में ऐड किया था यहाँ से माइनस कर देंगे 2,500, ठीक है। और उसमें जो है आपको पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं, 4,000, तो 4,000 आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो गए। 4,000 बैंक में ऐड हुए हैं, 2,500 की इन्वेंट्री आपकी सारी की सारी सेल हो गई है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट आया है, तो कैपिटल के अंदर एक हेड क्रिएट होगा प्रॉफिट का, जो उन्होंने यहाँ पे किया भी हुआ है। उस प्रॉफिट के अंडर जो है 1,500
ऐड हो जाएगा दूसरी तरफ। तो 4000 माइनस फिर 2500 गिव्स यू 1500, और दूसरी साइड पे भी है 1500 ऐड हो रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर इक्वल होगी। सही है, दोबारा देख लें। बैंक में आपके पास 4000 आए हैं, इन्वेंट्री आपके पास 2500 से गई है, जो नेट हुआ है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे, 4000 ऐड कर लेंगे और माइनस करेंगे 2500, और यहाँ पे प्रॉफिट में आप 1500 ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लूँ। जी, बिल पेज द बिजनेस एक्सपेंस ऑफ 400 आउट ऑफ अ बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, बिजनेस बैंक अकाउंट से आपने 400 जो है एक एक्सपेंस पे किया है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। 400 जो है माइनस कर लेंगे आप बैंक अकाउंट से। ठीक है, बैंक से पैसे गए हैं, और दूसरी तरफ आपने एक एक्सपेंस इनकर किया है। जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में से ही माइनस होगा ना, जो एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट में से ही माइनस होगा ना। तो यहाँ से आप 400 माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से 400 माइनस हो रहा है। जब आप इनकम स्टेटमेंट, या जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, वो बनाएंगे, तो उसमें से सेल्स में से या रेवेन्यूज में से आप सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, रेवेन्यूज या इनकम्स में से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ आप प्रॉफिट में से 400 एज एन एक्सपेंस माइनस कर देंगे। Bills taken, finally bill takes 300 out of the business for its own purpose। अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्स ने जो है 300 जो है बिजनेस में से टेक आउट किया है। तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स आपके पास माइनस ऑलरेडी वो माइनस होती है, तो आप माइनस लिख लें या ना लिखें। 300 यहाँ पे माइनस होंगी, और दूसरा उसने कैश लिया है तो -300 होगा। अगर समटाइम ऐसा भी आ जाएगा आपको कि ओनर ने जो है इन्वेंट्री जो है वो पर्सनल यूज के लिए ले ली है, तो आप इन्वेंट्री की टैब में से जो है -300 कर देंगे। अदरवाइज अगर उसने अमाउंट ली है, पैसे लिए हैं, तो बैंक में से 300 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेजर अकाउंट्स। ये कुछ ट्रांसैक्शन दी हुई है हमें, और हमें यहाँ बताना है किस अमाउंट को डेबिट होना है, किस अमाउंट को क्रेडिट होना है। ये बेसिकली एक डबल एंट्री का क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं, हमारे पास जेम्स बैनर बिगन्स अ बिजनेस एज अ सेकंड हैंड बुक सेलर ऑन 1 फरवरी 2007। हिज फर्स्ट वीक ट्रांजैक्शंस आर लिस्टेड बिलो। ओके, क्या ट्रांजैक्शंस है फर्स्ट वीक की? डिपॉजिट 5000 इन अ बिजनेस बैंक अकाउंट एज द ओपनिंग कैपिटल। ओके, क्या हुआ है जी? ये 5000 जो है उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं, कैपिटल ओपन करवाया है। तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब भी हम डबल एंट्री करते हैं, जो चीज डेबिट होती है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, और जो चीज क्रेडिट होती है उसको सेकंड में थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं। साथ में आप अकाउंट भी मेंशन कर देते हैं और अमाउंट भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सो क्या चीज डेबिट हो रही है? बैंक। अब ये हुआ कैसे है? बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। सो एक एसेट है वो इंक्रीज हुआ है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट करते हैं। हमने पढ़ा था एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे आप उसे डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होंगे आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। कैपिटल्स, रेवेन्यूज एंड लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगे ये वाइस वर्सा होगा, ये होगा क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज होंगे तो आप इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है। ये डबल एंट्री के लिए अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए एंट्री पास करना कोई मुश्किल नहीं है। परचेज बुक्स फॉर 600 बाय चेक्स। क्या किया आपने? बुक्स खरीदी है, इन्वेंट्री आपकी। अच्छा, जब आपने इन्वेंट्री बाय करते हैं तो बार बार अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इन्वेंट्री यूज करते हैं,
हम डबल एंट्री में क्या करते हैं, हम वर्ड यूज कर लेते हैं परचेजेस, जो हमने बार बार बाय करना है, इसको बार बार परचेज करना है, तो हम वर्ड यूज कर लेते हैं परचेजेस। और जो इन्वेंट्री बार बार सेल कर रही होती है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, तो जो परचेजेस है, ये आपका एक तरह से इन्वेंट्री जो है एक एसेट है, या एसेट इंक्रीज हुआ है आपका, तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो आप इसको डेबिट करेंगे। और कि रीजन क्या है, कैसे आपने पेमेंट की है, बैंक अकाउंट के थ्रू, तो बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, एक एसेट आपका कम भी हो गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ बैंक आएगा, यहाँ कैपिटल आएगा। सेल बुक्स फॉर 800 कैश, कैश में आपने जो है 800 में बुक सेल की है आपकी, तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और सेल्स आपकी क्रेडिट होगी। कैश आपका एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। सेल्स आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी क्रेडिट होगी। पे रेंट बाय, पे रेंट बाय चेक, ओके, रेंट जो है, रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। बैंक के थ्रू पेमेंट की है, आपका एक एसेट कम हो रहा है इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे, एसेट कम हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है। लास्ट वन इज बाय अ सेकंड हैंड वैन। वैन क्या है, आपका एसेट है, जब भी एसेट आएगा इंक्रीज होगा आप उसको डेबिट करेंगे, वैन अकाउंट को आपने डेबिट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आपका एसेट कम हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई आइटम आप परचेज करेंगे, चाहे वो आपका नॉन करंट एसेट हो या इन्वेंट्री हो, ठीक है, उस आइटम को आप जो है डेबिट करेंगे, उससे रिलेटेड आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने उसके साथ प्रॉमिस टू पे है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर लिया, तो बैंक की बजाय पेबल्स आ जाएगा। पेबल्स आ गया तो इसका मतलब है लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी। या तो एसेट के थ्रू, कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने पेबल्स, आपने उनके साथ प्रॉमिस कर लिया कि हम थोड़ी देर बाद पेमेंट करेंगे, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इसलिए पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस जब भी आप पे करेंगे, आप रेंट को या जो भी एक्सपेंस का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजनेस रेट, उनको डेबिट करेंगे, और बैंक को, या अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया तो पेबल्स को क्रेडिट कर लेंगे। ये एंट्री हमेशा यूजली ऐसी रहती है, स्टार्टिंग वाली, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, आपको ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा डबल एंट्री के कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन नंबर 8, इससे जो है नेक्स्ट मूव जो है मूव करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।